वेलकम यू ऑल माय यूट्यूब चैनल AKY बायोटेक। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ICAR SRF का जो एग्जाम होने वाला है फॉर 2021 में फॉर PhD प्रोग्राम इन ऑल ओवर इंडिया। जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसमें जो ICAR SRF का PhD प्रोग्राम का जो एग्जाम होने वाला है वो सितंबर में एग्जाम होने वाला है। तो ढेर सारे कमेंट्स आए थे कि सर इसके बारे में कुछ बताइए, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, हमें कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, सिलेबस क्या है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। तो आज मेरे साथ है मेरे फ्रेंड विष्णु, जिनकी वीडियो आप पहले भी देख चुके हो। काफी अच्छा पढ़ाते हैं, काफी अच्छा स्किल है उनके अंदर। उनकी जो है ऑल ओवर इंडिया जो है लास्ट टाइम वो एग्जाम में अपीयर हुए थे एंड ऑल ओवर इंडिया उनकी जो रैंक थी 10th थी इन जनरल एंड 4th रैंक थी इन OBC। तो आज वो अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। वो आपको बताएंगे कि एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, हमें कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, सिलेबस क्या है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। तो बने रहिए इस वीडियो में। उससे पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करिए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, माय नेम इज विष्णु मारधाकर। आई एम फ्रॉम IRI. I am doing here JRF in project. So today we will discuss about ICAR SRF exam. लास्ट टाइम पे मैंने 10th रैंक के साथ इसको क्वालिफाई किया था, OBC कैटेगरी से 4th रैंक। और आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि ICAR SRF किस तरह का पैटर्न इसका होता है और किस तरह के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मुझे पता है कि आपने बहुत सारी प्रिपरेशन कर रहे हो पूरे साल से और काफी डीप आपने टॉपिक को कवर किया है, लेकिन एक्चुअली में ICAR SRF का पैटर्न जो होता है वो CSIR या गेट के तरह नहीं होता है। ये बड़े बेसिक क्वेश्चन पूछता है, आपके कंसेप्ट को पूछता है डायरेक्ट। और अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप अच्छे से इसको अच्छे मार्क्स इसमें कवर कर सकते हो। तो इसमें ICAR SRF में इसका टोटल 480 मार्क्स का पेपर होता है पूरा। उसमें 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। ए पार्ट 20 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है और नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क की है, मतलब 25% इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो थोड़ा सा आपको क्वेश्चन वैसे इतना नहीं है, लेकिन अगर आपको श्योर है तो लगा देना है, इतना नेगेटिव मार्किंग को नहीं देखना है। ठीक है, तो बाकी इसमें ए पार्ट में 20 क्वेश्चन, तो ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स, तो आपका टोटल हो जाता है इसमें आपका 80 मार्क्स। बी पार्ट की बात करें तो इसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंक का, 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग, तो आपके 200 मार्क्स इसके बनते हैं। और सेम इन थर्ड पार्ट सी पार्ट, उसमें भी 50 क्वेश्चन होते हैं और उसमें 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, 1 मार्क्स की नेगेटिव और टोटल 200। इस तरीके से 80 + 200 + 200 ऐसे करके 480 आपका टोटल ICAR एग्जाम का ये टोटल मार्क्स है। तो इसमें से अब आपको ए पार्ट जो होता है इसमें जनरल एग्रीकल्चर, जिसमें सब कुछ पूछा जाता है, जो भी है जनरल एग्रीकल्चर है, रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल जो भी हैं वो इसमें पूछे जाते हैं। तो 20 क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद बी पार्ट में उसमें क्रॉप थर्ड पार्ट है, जिसमें प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और इस तरह का एक ग्रुप है जो 3-4 सब्जेक्ट का है। तो उससे रिलेटेड आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बी पार्ट में। सी पार्ट बड़ा स्पेसिफिक फील्ड है, ये आपके जो आपने PhD के लिए जिसके लिए अप्लाई कर रहे हो बस उसी फील्ड से वो पूछे जाते हैं। तो 50 क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं। ये इसका पैटर्न हो गया। अब बात करते हैं थोड़ा सा कि ये किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, तो ये ज्यादा डीप क्वेश्चन नहीं पूछता है। जैसे कि अगर ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा है तो ये डायरेक्ट पूछ लेता है कि पूछ लेता है कि जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस में कितने ATP प्रोडक्शन होता है। ठीक है, ये आपको ना तो पूरी साइकिल पूछता है, ना ही इसमें कुछ आपके बीच की स्टेप पूछता है। ये पूछ सकता है कि जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस होता है तो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, कितने ATP इसमें निकलते हैं, कितने पायरोफॉस्फेट इसमें निकलते हैं। तो इस तरह की ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। तो आपको बड़ा बेसिक अच्छे से याद करना है, सबस्ट्रेट लेवल पे कहाँ फास्फोराइलेशन होता है, कितने ATP वहां बनते हैं और कितने टोटल। तो इस तरह का थोड़ा आपका बेसिक अच्छा रहेगा तो आप वो कहीं से भी तो पूछेंगे। सीधे सटीक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, कोई घुमा फिरा के इसमें लंबी क्वेश्चन नहीं होता है, डायरेक्ट पूछते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो इसके लिए आपको प्रिपरेशन करने के लिए बुक्स, आप लाइफ साइंस की बहुत सारी बुकें हैं, अच्छे स्टैंडर्ड बुकें हैं, तो आप उनको कवर कर सकते हैं। और एक बार अगर आप रिवीजन करना इसका बहुत जरूरी है। अगर आप इसका एग्जाम देने जा रहे हो तो
जितना आपने पढ़ा है उसको एक बार समराइज जरूर कर ले, क्योंकि अगर समराइज नहीं होगा तो आप ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो जितना आपने पढ़ा है उसको आप पूरा अच्छे से कवर करिए। और मैंने लास्ट टाइम पर जब ICAR-SRF क्वालिफाई किया था तो मैंने मतलब ज़्यादा, क्योंकि मैं भी जॉब कर रहा था यहाँ पे, तो जॉब के टाइम पे ही मैंने वो एग्ज़ाम दिया था। तो शायद मैंने भी बेसिक ही पढ़ा था, मतलब उस टाइम पे जो मेरे नोट्स थे मैंने बनाए थे, तो उन्हीं नोट्स को बस एक बार रिवाइज किया और जस्ट में गया। तो पैटर्न बड़ा इजी आता है, आपको लगेगा कि बहुत टफ है, तो इतना डीप नहीं पढ़ना, जल्दी जल्दी बस बेसिक कंसेप्ट क्लियर करिए जो भी टॉपिक है। जैसे कि अगर प्रोक्यूरेटिक और यूक्यूरेटिक है तो उनके आप जो भी डिफरेंस है वो याद कर लीजिए। सेल ऑर्गेनेल है तो उसमें सेल ऑर्गेनेल के मतलब उनका बेसिक क्या फंक्शन है, क्या रोल है, क्या क्या सिक्रीशन करते हैं, क्या कंपोजिशन है, क्या फंक्शन है, वो आपको याद होना चाहिए। और फिर बहुत सारे टॉपिक है इसमें, शायद टोटल जो पूछते हैं टोटल इसमें 12 टॉपिक 12 यूनिट दे रखा है। तो 12 यूनिट में से जैसे कि पहली आपका है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो इसमें आपका सेल के बारे में पूछेंगे कि सेल मॉडल पूछ सकते हैं, सेल किसकी बनी होती है, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म के अलग अलग सेल वॉल होती हैं, तो सेल वॉल के बारे में पूछ सकते हैं, फंक्शंस पूछ सकते हैं, ठीक है। तो प्रोक्यूरेटिव और यूक्यूरेटिव के बारे में पता होना चाहिए, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके सेल ऑर्गेनेल्स, तो इनके बारे में ये अच्छे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से बड़ा सीधे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि एल्गी का पूछ लेंगे कि एल्गी की सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो आपको इसका पता होना चाहिए, है ना। अंदर से मैंने इसका एक आपको वीडियो भी है, मैंने आप बहुत अच्छे इनको यूक्यूरेटिव और प्रोक्यूरेटिव और सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और बहुत अच्छे से डिटेल से मैंने इसको आपको कवर करवाया है, तो उसमें आप उसको देख सकते हो। बाकी सेल साइकिल से बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे। आई थिंक मैं 2-3-4 क्वेश्चन यहाँ से 2-3 क्वेश्चन यहाँ से सेल साइकिल रेगुलेशन और इससे पूछे जाएंगे, पक्का इससे पूछे जाएंगे। बाकी आगे इसमें बात करें तो इसमें दूसरी यूनिट की बात करें, पहली यूनिट में बस इतना ही काफी है। अगर अच्छे से आप इसको टारगेट करते हैं तो वहां से बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से समथिंग 5-10 क्वेश्चन आने का इसका चांस है। बायोमोलिक्यूलर और मेटाबॉलिज्म की अगर बात करें दूसरी यूनिट की, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के जो मेटाबॉलिज्म है और इनके जो फंक्शंस है वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो जो मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड या पॉलीसेक्राइड है, तो उनमें क्या बॉन्डिंग होती है और किस में क्या शुगर पाई जाती है। जैसे कि अगर ग्रेप्स की बात करें तो उसमें कौन सी शुगर होती है ना। तो इस तरह की आपको पता होना चाहिए। फ्रक्टोज शुगर किसमें पाई जाती है ना। बहुत सारे ऑप्शन दे सकते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल या फिर ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, है ना, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, तो इस तरह के वो बहुत सारे विटामिन से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, तो ये जरूर पूछ ले। प्लांट हार्मोन्स जैसे ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन, बेसिनोइड्स या फिर ये जो इस तरह के एब्सिसिक एसिड है, तो इनके फंक्शंस और ये कहाँ फंक्शन करते हैं इसके बारे में पूछा जाएगा। तो सेकंड यूनिट में इतना ही है। एंजाइमोलॉजी की अगर बात करें तीसरी यूनिट की, तो उसमें एंजाइम काइनेटिक्स से बहुत क्वेश्चन आएंगे। आई थिंक 4-5 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे वहाँ पे, तो आराम से इनको एंजाइम काइनेटिक्स को अच्छा सा आप कवर करिए। और एक क्वेश्चन और यहाँ से बनेगा, जो इम्यूनो एसिड जो होते हैं, जैसे में आप एंटीबॉडी को कहीं इम्यूनाइज, अगर आपको प्रोटीन प्यूरिफिकेशन में आप बहुत अच्छे इम्यूनो एसिड यूज होता है, जैसे एलिजा जो है, तो इस तरह के यहाँ से 1-2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बाकी बात करें मोलिकुलर जेनेटिक्स की, तो यहाँ पर मोलिकुलर जेनेटिक्स में बहुत सारे जो टर्म्स होती हैं वो टर्म पूछ सकते हैं। जैसे कि स्प्लिट जीन क्या होती है, जीन कंसेप्ट क्या है, किसने दिया, या फिर ऑपरेन जो होता है, लेक ऑपरेन है, या जीन का पूरा स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं। प्रोमोटर का क्या स्ट्रक्चर होता है, सिस और ट्रांस रेगुलेटरी एलिमेंट्स क्या होते हैं, सूडो जीन क्या होती हैं, और होमोलोगस जीन जो 2 पैरालोगस और ऑर्थोलोगस है, तो इनके बारे में पूछ सकते हैं कि ये क्या होती है, तो वहां से आराम से क्वेश्चन बन सकता है। प्रोमोटर, जो इनहांसर, साइलेंसर, इस तरह के जो एसिस और ट्रांस रेगुलेटरी एलिमेंट है, इनके बारे में क्वेश्चन यहाँ से अच्छा बन सकता है। म्यूटेशन से अच्छा क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर। म्यूटेशन से 1 या 2 क्वेश्चन आराम से पूछेगा और बहुत सीधे पूछता है, ठीक है। तो आपको म्यूटेशन के बारे में पता होना चाहिए कि जैसे कि नॉन सिनोनिमस या सिनोनिमस म्यूटेशन क्या होता है, साइलेंट म्यूटेशन, मिससेंस म्यूटेशन, नॉन सेंस म्यूटेशन, तो इनके बारे में पता होना चाहिए। बड़ा सीधे क्वेश्चन पूछता है।
ट्रांसपोर्टेबल इलामेंट से क्वेश्चन आ सकता है, तो ट्रांसपोर्टेबल इलामेंट के बारे में भी थोड़ा पता कर लीजिए कि कितने टाइप्स के होते हैं, क्या फंक्शन होते हैं और इनका क्या एप्लीकेशन है। बात करें जीन एक्सप्रेशन की, तो जीन एक्सप्रेशन का बहुत अच्छा मॉडल है लेक ऑपरेंट। आप लेक ऑपरेंट से आप अच्छे से उसको स्टडी करिए, तो वहां से 1 या 2 क्वेश्चन बनने का पूरा चांस है। तो लेक ऑपरेंट का रेगुलेशन अच्छे से पढ़िए कि क्या उसका, जैसे इंडक्शन है, रिप्रेशन है, कैटाबोलिक रिप्रेशन है, तो इस तरह की टर्मिनोलॉजी से वो घुमा फिरा के पूछेगा कि कैटाबोलिक रिप्रेशन क्या होता है या कौन करता है, इसका मतलब प्रिकर्सर क्या है ना, तो इस तरह का, या फिर इंड्यूसर क्या है, तो इंड्यूसर आपको पता हो। लेक ऑपरेंट अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो वहां से आपको दोनों पॉजिटिव रेगुलेशन, नेगेटिव रेगुलेशन, तो ये इस तरह की टर्मिनोलॉजी से वो आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो थोड़ा सा इसके कंसेप्ट आपको अच्छी क्लियर होने चाहिए। बाकी बात करें जैसे कि और ये की चीजें, को रिप्रेसर, को एंजाइम, इस तरह की टर्मिनोलॉजी की आपको अच्छे से डाउट क्लियर होना चाहिए कि को एंजाइम, को एपो एंजाइम या होलो एंजाइम, इस तरह की टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको पूछा जा सकता है इनके बारे में। बाकी बात करें आगे की, तो जेनेटिक कोड से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर बनेंगे, हमेशा बनते हैं। तो जेनेटिक कोड और प्रोटीन सिंथेसिस, ये यहाँ से ये एक ही पार्ट है, तो इसको अच्छे से पढ़े। कोई भी दे देगा, कोई भी जेनेटिक कोड दे देगा कि 3 कोडोन दे दिया, यू दे दिया, अब ये क्या बनाता है, फिलाइन एलानिन, तो इस तरह का आपको पता होना है, जैसे कि 3U, 3G, 3A, 3T, इस तरह के 3G, तो इस तरह के ये चारों जो कोडोन है, इन चारों जो न्यूक्लियोटाइड्स है, तो इनके बारे में वो पूछ सकता है कैसे भी घुमा, तीनों को सीक्वेंस में देके जरूर पूछ सकता है इस तरह का कि ये क्या बना, क्योंकि इन पे एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो आई थिंक इनके बारे में, जेनेटिक कोड के बारे में अच्छे से आपको पता होना चाहिए। और इपिजेनेटिक्स बहुत अच्छा टॉपिक अभी चल रहा है, तो इसमें से भी 1-2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मिथाइलेशन, एसिटाइलेशन, तो ये क्या फंक्शन करता है। जैसे मिथाइलेशन की बात करें तो ये कुछ साइलेंट करने का काम करता है मोस्टली, लेकिन कुछ अगर अच्छी पोजीशन पे होते हैं तो वो एक्टिवेटर का भी काम कर सकते हैं। एसिटाइलेशन रिस्टोर मतलब रिप्लिकेशन में या जीन एक्सप्रेशन में यूज होता है ना। एसिटाइलेशन अगर होगा इपिजेनेटिक्स में तो आपका हिस्टोन मॉडिफिकेशन होता है, फिर वहाँ पर एक्सप्रेशन होता है, तो वो एसिटाइलेशन एक ही है। आरएनए इंटरफेयर से पूछा जा सकता है। आरएनए इंटरफेयर 2 टाइप से होता है आई थिंक, siRNA और माइक्रो आरएनए, तो दोनों में क्या अंतर है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि siRNA और माइक्रो आरएनए में किस तरह से वो अपना फंक्शन करते हैं और किस तरह से जीन साइलेंसिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके एक आधे, यहाँ से 2 टर्म और है, नॉकआउट और नॉक इन, इस टाइप के, तो इनकी पूछा जा सकता है कि नॉकआउट नॉक इन क्या होता है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और टेक्निक की बात करें तो मॉलिक्यूलर टेक्निक जितनी भी है, मोस्ट प्रोबेबली जो पीसीआर और डीएनए एक्सट्रेशन और आरएनए और सीडीएनए और वो एक जो क्या है प्रोटीन प्यूरिफिकेशन के जो है जितने भी मेथड और क्रोमेटोग्राफी, यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांस है। और तो आपको इसके फिश है, तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांस है, तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सॉर्दर्न नॉर्दर्न ये जो चाल है, सॉर्दर्न नॉर्दर्न वेस्टर्न और इस तरह की, तो आपको ये ब्लोटिंग आपको पता होनी चाहिए। मोनोकुलर एंटीबॉडी से क्वेश्चन बनने का चांस है। एक क्वेश्चन यहाँ से हमेशा पूछा जाता है, मोनोकुलर एंटीबॉडी जो उसका हेड मीडिया होता है और एक को, तो वो कौन क्या है, क्या देता है, क्या क्या फंक्शन करता है, क्या रोल करता है, वो पाथ में भी पता होना चाहिए, तो यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है। बाकी बात करें जीन क्लोनिंग, तो आपको जीन क्लोनिंग के वेक्टर जो है, अच्छा वेक्टर क्या होता है या वेक्टर का क्या साइज होता है ना, बहुत सारे टाइप, कितने टाइप के वेक्टर है, तो उनका इंसर्शन क्या कितना है वो आपको पता होना चाहिए, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और यहाँ पे एग्रोबैक्टीरियम के कुछ वेक्टर है जो मतलब एग्रोबैक्टीरियम के जो प्लाज्मिड होता है उसमें अब नॉर्मल इंसर्ट नहीं कर सकते, वाइल्ड टाइप का जो प्लाज्मिड, तो उसके कुछ वेरिएंट डिजाइन किए गए हैं, जैसे को इंटीग्रेटेड वेक्टर या फिर एक और हेल्पर, तो एक और बाइनरी वेक्टर, तो उस तरह के जो सिस्टम है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, वहां से क्वेश्चन हमेशा बनता है। तो आपको एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफॉर्मेशन के जो भी है उसकी पूरी डिटेल आपको उसके जीन और जो भी है वो पूरे पता होने चाहिए। ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन जीन क्लोनिंग के, और अगर बात करें तो इसमें बस ज्यादा इतना ही है और ज्यादा इसमें नहीं है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करें तो आपको सेंट्रल डोग्मा पता होना चाहिए। सेंट्रल डोग्मा में बात करें तो जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन का आपको पूरा पता होना चाहिए, फिर उसका ट्रांसक्रिप्शन और फिर ट्रांसलेशन और पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन और आरएनए एडिटिंग, यहाँ से एक आधा क्वेश्चन बनता है हमेशा। तो ये पोस्ट ट्रांसलेशन
जो मॉडिफिकेशन है इनसे क्वेश्चन बनता है, 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। बात करें प्लांट मोलिकुलर बायोलॉजी की, तो इसमें आपका जो भी फोटोसिंथेसिस है, C3, C4, कैम, ये पाथवे हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। C3, C2 जो भी है ये कैसे होते हैं, इनका क्या फंक्शन है, तो ये आपको कैल्विन साइकिल ये सब आपको पता होना चाहिए। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। और कुछ फोटो लाइट जो इफेक्ट होता है कि अगर प्लांट पे अगर डे नाइट का अगर प्लांट है उस पर अगर हल्का सा ब्रीफ अगर लाइट का या नाइट का एक्सपोजर दे दिया जाए तो क्या इफेक्ट होगा। तो इस तरह के आपको ये थोड़ा सा एक छोटा सा कंसेप्ट है, इसको याद होना चाहिए। एबीसी मॉडल आपको याद होना चाहिए, फ्लावरिंग मॉडल है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का है। बाकी इसमें थोड़ा सा जो भी हार्मोन्स के रोल है, जैसे स्ट्रेस स्पेसिफिक अगर बात करें तो बायोटिक स्ट्रेस और एबायोटिक स्ट्रेस में कुछ हार्मोन्स और कुछ एक्सप्रेशन जीन का तो चेंज होता है, तो वो आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि इन बारे में कौन क्या फंक्शन करते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ से आपको पूछा जा सकता है। बाकी अगर बात करें टिश्यू कल्चर की, तो टिश्यू कल्चर में माइक्रो प्रोपगेशन और आप जैसे कि डी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन है ना, और डी डिफरेंशिएशन, ये अंतर आपको पता होना चाहिए। केलस कल्चर क्या होता है, केलस क्या होता है ना, और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जितने भी मेथड्स है ना माइक्रो प्रोपगेशन की, वो आपको पता होना चाहिए। टिश्यू कल्चर के बहुत सारे मेथड है, हाइब्रिड हाइब्रिड है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए अंतर। यहीं से ये टर्मिनोलॉजी पूछ लेते हैं। और ऑर्गेनोजेनेसिस, इस तरह की टर्मिनोलॉजी पूछ लेते हैं। राइजोजेनेसिस क्या होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस कैसे करेंगे, एक्सप्लांट क्या है, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से हमेशा पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद बात करें सोमा क्लोनल वेरिएशन है इसमें, और इस तरह की इसमें पूछे जा रहे क्या क्या मीडिया हैं, टिश्यू कल्चर के जो मीडिया हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। हार्मोन्स, क्योंकि टिश्यू कल्चर आप लेबोरेटरी में टेस्ट ट्यूब में करते हो या आपके, तो सारे न्यूट्रिएंट माइक्रो न्यूट्रिएंट आपको देने पड़ते हैं। तो कितने टोटल माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो प्लांट के लिए एसेंशियल है और उनके क्या फंक्शंस हैं वो भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हाइड्रोपोनिक्स में इसका एक्सपेरिमेंट किया था, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में पता लगाया था कि कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या फंक्शन करता है। तो एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट 17 है टोटल, तो हर एक का क्या फंक्शन है वो भी आपको पता होना चाहिए, और कहाँ क्या रोल है, कौन से एंजाइम में कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट यूज होता है, एलिमेंट यूज होता है सॉरी, तो आपको वो पता होना चाहिए। बाकी 11th यूनिट की अगर बात करें तो प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करें तो ट्रांसजेनिक इसमें बहुत अच्छा है। तो ट्रांसजेनिक बनाने के लिए जितने भी मेथड्स और ये हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे और एक इसमें आरएनए, ये क्रिस्पर आ गया है, तो क्रिस्पर भी आपको पता होना चाहिए कि क्रिस्पर टेक्नोलॉजी क्या है। और अभी करंटली में जो बहुत सारे जैसे मॉलिक्यूलर फार्मिंग है, मॉलिक्यूलर फार्मिंग या जीन ट्रांसफॉर्मेशन के जितने भी मेथड्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। आरडीटी क्या होता है, क्या क्या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है और क्या क्या इसमें प्लाज्मेंट है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब वही है कि बाहर से आपने कोई डीएनए इंसर्ट करना है किसी भी में, तो उसका क्या क्या प्रोसीजर है, क्या पूरी प्रोसेस है, तो उसमें क्या क्या यूज होते हैं, कौन कौन से एंजाइम है, उनका क्या फंक्शंस है, कौन कहाँ कट करता है, क्या करता है, क्या इसका प्रिकर्सर है, क्या उसका कोई एंजाइम है, वो सब आपको पता होना चाहिए। यहाँ से ये पूछते हैं, जीएमओ के बारे में पूछते हैं। आईपीआर से एक क्वेश्चन हमेशा पूछ लेते हैं कि आईपीआर एक गाइडलाइंस है जो जीएम के रेगुलेट करती हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इनके यही है। और बाकी लास्ट यूनिट में मॉलिक्यूलर मार्कर एंड जीनोमिक्स, तो मॉलिक्यूलर मार्कर आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइप से, बेसिकली मार्कर कितने प्रकार के होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। क्यों, जैसे कि 3 टाइप के मार्कर होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल, प्रोटीन और ये डीएनए मार्कर। तो मॉर्फोलॉजिकल मार्कर काफ़ी मतलब इन्वायरमेंटल का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होते हैं, स्टेबल नहीं होते हैं। प्रोटीन मार्कर भी होते हैं लेकिन एनालिसिस बहुत टफ होता है, ठीक है, काफ़ी कॉस्ट आ जाता है। डीएनए मार्कर की बात करें तो इनको मॉलिक्यूलर मार्कर बोलते हैं। प्रोटीन मार्कर को भी मॉलिक्यूलर मार्कर बोलते हैं, बट नाउ आई थिंक डीएनए मार्कर को ज़्यादा मॉलिक्यूलर मार्कर बोलने लगे हैं। तो मॉलिक्यूलर मार्कर के जितने भी हैं आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सबसे पहले आया और क्या उसका फंक्शन था, उसके बाद वो दूसरा क्यों आया, तीसरा क्यों आया, चौथा। तो जनरेशन है मार्कर की भी, तो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, पीसीआर बेस्ड, नॉन पीसीआर बेस्ड, एनजीएस बेस्ड, तो इस तरह के जीवास आ गया। तो इस तरह की आपको ये एडवांस टेक्नोलॉजी भी पता होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं तो आपको अभी जो नेक्स्ट जनरेशन के जितने भी सिक्वेंसिंग मेथड है वो भी पता होना चाहिए।
डीएनए सीक्वेंसिंग, सेंगर सीक्वेंसिंग से क्वेश्चन आज पूछ लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री दे देंगे या फिर कैसे भी करके, तो वो पूछ लेंगे कि ओरिजिनल स्टैंड के सीक्वेंस क्या है, एक्टिलिंग, इकोटिलिंग, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से अभी बनने लगे हैं। और जितने भी मैजिक पॉपुलेशन है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, रील जो मैजिक है वो वहाँ से F2 क्या पॉपुलेशन, लिंकेज मैपिंग, एसोसिएशन मैपिंग, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। और मार्कर असिस्टेंट ब्रीडिंग क्या होती है, म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या होती है, ये थोड़ी टर्मिनोलॉजी है और कुछ नहीं है, इनके बारे में हल्का हल्का आपको नॉलेज ले लेना चाहिए। बस इतना काफ़ी है। अगर इनको बेसिक क्लियर करना है, आपको ज़्यादा इसमें टफ जाना नहीं है। मैंने जो बोले हैं टर्मिनोलॉजी आपको जो बताई है टॉपिक की, बस इनको बेसिक क्लियर करना है कि ये है क्या, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। बस इतना अगर आप कर लोगे, एक बार रिवाइज कर लोगे, तो आपका मैं कहता हूँ कि आप 300 प्लस स्कोर कर सकते हो। 300 स्कोर अगर आप कर लेते हो तो JRF SRF क्वालिफाइड हो जाओगे आप, आई थिंक। तो और भी बहुत इजी क्वेश्चन है इस तरह के, तो आपको ज़्यादा इतना टेंशन नहीं लेना है, आराम से एग्जाम को अटेंड करो और मैक्सिमम क्वेश्चन अटेंड करना, मैं तो यूँ कहूँगा। बहुत सारे बच्चे नेगेटिव मार्किंग को सोच के क्वेश्चन नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि वैसे ही कट ऑफ बहुत ज़्यादा आते हैं, बच्चे बहुत अटेंड करते हैं, तो आपको रिस्क यहाँ पर लेना पड़ेगा। और अगर 1/3 रहता तो वहाँ पे आपका नेगेटिव मतलब जा सकते थे अगर आप गैस मार के क्वेश्चन करते, पर लेकिन यहाँ पर 1/4 आपका है, तो 25% मतलब आपका नेगेटिव मार्किंग है। तो 25% ऐसा होता है कि अगर आप करोगे तो आप प्लस में ही रहते हो हमेशा, मेरा ये एक्सपीरियंस है। 1/3 में तो आपका नुकसान हो जाता है 75% के हिसाब में, लेकिन अगर आप 25% अगर दे रहे हैं तो ये आपके चांस है कि आपको लेना चाहिए, क्योंकि आपको मतलब 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो उसमें से आप मोस्टली 3 ऑप्शन तो आप एक ऑप्शन तो आप उसको निकाल ही देते हो। तो 3 ऑप्शन में मैक्सिमम आप अगर 4 क्वेश्चन अटेंड करते हो तो 2 क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। अगर आप गेस मार के भी करोगे तो मैं कहूँगा कि अगर आप पूरे क्वेश्चन करके आते हो, नेगेटिव मार्किंग को अगर जो क्वेश्चन आपने नहीं पता है उसके बारे में, और उसको छोड़ना सही रहेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि डाउट है मुझे 2 ऑप्शन में, तो ऐसे क्वेश्चन को कभी मत छोड़ना, सारे क्वेश्चन अटेंड करना है इस तरीके के, जहाँ पे आपको 2 ऑप्शन को आप सोच रहे हैं कि ये गलत है, बाकी 2 में से कुछ हो सकता है, उसको नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन अटेंड करिए, तो होप आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। तो समथिंग ये क्वेश्चन कितने बनते हैं, 120 समथिंग क्वेश्चन बनते हैं, तो 120 में से 110 क्वेश्चन आराम से बना के आइए, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा।